मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रसायन विज्ञान के साथ। रसायन विज्ञान जो कि आपके विज्ञान का दूसरा भाग है, इसके साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसका प्रथम जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ध्यान से सुनिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप इस पाठ के अंतर्गत जो भी कुछ पढ़ेंगे वो आपके सामने बराबर दिन भर कुछ न कुछ होता रहता है, जिसे आप देखते रहते हैं। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, आप देखते हैं समय के साथ या सुबह दोपहर शाम के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गर्मी बहुत पड़ी, आपने सुना होगा पहाड़ों पर से बर्फ गल गई, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी थी वो समाप्त हो गई, उसके बाद वो जल बन गया। अब यहाँ पर मैदानों में आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने से क्या है कि जल जो है, खुली हुई सतह का जल, जैसे नदी का, तालाब का, समुद्र का जल जो है, जो खुली सतह का पानी है, वह वाष्प बनकर उड़ता रहता है। अब वाष्प बन के उड़ करके क्या बनता है? बादल बन जाता है। ये बादल फिर से जब द्रवित होता है तो पानी बरसने लगता है। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। बर्फ जो है वो पिघलती है, जल बन जाता है। इसी तरह से और भी क्रियाएं हैं, जैसे हमने बल्ब का स्विच ऑन किया या बिजली का स्विच ऑन किया, बल्ब जल उठा। तो ये जो परिवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। परिवर्तन प्रकृति में ये जो होता रहता है ये दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ये जो भौतिक परिवर्तन है, पहले हम आपको इसी को बताएंगे। भौतिक परिवर्तन जो होता है यह अस्थायी होता है, यह परमानेंट नहीं होता है। ये यदि हम उसके कारण को हटा दें तो वह फिर से अपनी अवस्था में पदार्थ लौट आता है। अब जैसे आप किसी भी ट्रे में, बॉटल में पानी लेते हैं और उसको फ्रीज में रख देते हैं। फ्रिज का तापमान कम होता है, जो फ्रीजर होता है उसका तापमान 0 से भी नीचे होता है, तो फिर वो जम करके क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो इसमें परिवर्तन कौन सा हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। यदि हम उस बर्फ को निकाल करके फिर से बाहर रखते हैं तो वह फिर से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो इस तरह से ये जो पानी है वह बर्फ में भी बदल गया, और फिर बर्फ को फिर हमने हटा के रखा, उसके ताप को परिवर्तित कर दिया, तो वह फिर से पानी बन जाता है। कहने का मतलब कि जब हम कारण को हटा देते हैं जिसके कारण उस पदार्थ में परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन फिर से समाप्त हो जाता है और पदार्थ अपनी अवस्था में लौट आता है। तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार बदल सकता है, रंग बदल सकता है, उसका जो स्टेट है वो बदल सकता है। जैसे ठोस है तो वो गैस बन सकता है, गैस है तो वो द्रव बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके भार और संगठन में कोई अंतर नहीं आता। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके संगठन और रासायनिक संगठन में और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब हम कारण को हटा देते हैं तो वह फिर से अपनी अवस्था में लौट आता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अब दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जब दो पदार्थों के बीच कोई क्रिया होती है या कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक संगठन में अंतर आ जाता है, वो फिर से अपनी अवस्था में लौटकर नहीं आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये दूध है, आप रखते हैं, भूल जाइए गर्मी के दिन में फट गया, दूध फट जाता है। अब फटे हुए दूध को फिर से तो नहीं दूध बना सकते हैं। दूध में हमने दही डाल दिया 1 चम्मच, वो दही जम गया। दही को फिर से आप उस अवस्था में, दूध की अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। इसी तरह से कागज है, कागज को हमने जला दिया, कागज जब हम जला देते हैं तो वह फिर से अपनी अवस्था में नहीं लौट सकता। कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का संगठन, पदार्थ का
जो स्टेट है, उसकी अवस्था, सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। यह उत्क्रमणीय नहीं होती है। उत्क्रमणीय मीन्स होता है फिर से वापस लौट के आना। यदि हम उस कारण को हटा भी दें तो भी वह लौटकर नहीं आ सकता अपनी अवस्था में। ठीक, तो इसमें पदार्थ के भार में भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई परिवर्तन देख रहे हो, उसमें वाष्प बन के उड़ गया, तो जो चीज वाष्प बन के उड़ गया तो वो तो फिर आप सीधे देखिए, खाना पकाते हो, जब पानी डाल करके कोई भी चावल दाल कोई भी चीज रखते हो तो भाप उसमें से निकलता रहता है। भाप निकलता रहता है मीन्स आपका पानी जो है वो इवेपोरेट होकर वाष्प बनकर उड़ता रहता है, तो उसके भार में कमी आएगी आएगी। यदि हम उसको भाप को भी ले लेंगे तब जाके वह पूरा बताएगा कि क्या हमने लिया था उतना है कि नहीं। तो इस रासायनिक परिवर्तन में आपका पदार्थ का जो भी गुण है उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। इसमें केवल भौतिक गुण परिवर्तित होता है, जैसे वाष्पन है, द्रवण है, और इस तरह का भौतिक गुण परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें उसका रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है। इसे हम फिर से अपनी अवस्था में वापस ला सकते हैं और इस परिवर्तन को हम फिर से अपनी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। जैसे आप भोजन करते हो, आपके जीवन में ही ये रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। भोजन करते हैं आप, जो भोजन आप करते हैं क्या उसी रूप में फिर से हम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कल हमने बल्कि जो पाठ पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने बताया भी था, वो बायो का सब्जेक्ट था। तो जो भी हम पाचन के बाद वह फिर से अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। इसी तरह आप श्वसन करते हैं, श्वसन में आप ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपने लिया वह वही ऑक्सीजन अगर आप छोड़ देंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, आपके शरीर में श्वसन क्रिया होगी ही नहीं। तो इस तरह से ये जो रासायनिक परिवर्तन है वह पुनः वापस हम उस अवस्था में, पहली अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसका मैंने लिखित कार्य पहले से ही डाल रखा है, ताकि आप उसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, हमने इसको डाल दिया है, और इसको लिखते भी रहिए और उसको पढ़ते भी रहिए, और जो नहीं समझ में आता है आप उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। आपने सुना रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के मध्य जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और उससे कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका आपको डिटेल आप व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय इसमें वीडियो में लग नहीं सकता, तो आपको लिखित कार्य के लिए अलग से हम दे रहे हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे कि इस रासायनिक परिवर्तन की अवस्था में जब क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, बात समझ में। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा जो बनता है वह होता है उत्पाद। जैसे आपने घर में ही अभी खाना बनाती होंगी आप लोग, या आप लोग बनाते होंगे या देखे भी होंगे, मम्मी कोई भी चीज बनाती है तो दो या दो से अधिक चीजें डालती है। चावल ही बनाने के लिए चावल डालती है, पानी गर्म करती है, चावल डालती है और उसमें फिर ताप उसका ऑन करती है, उसका गैस जलाती है, तो दोनों मिल करके क्या बन जाता है? आपका चावल पक जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों ने भाग लिया और क्या बना? आपका जो चावल है वो पक के तैयार हो गया। तो जो हमने बनाने के लिए यूज किया, प्रयोग किया, जैसे जो अभिकारक, जैसे मान लीजिए जल बनता है, तो जल में आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं। कौन लेता है जल बनने में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो जल होता है। ये जो बनता है उसको क्या कहते हैं हम? अभिकारक
उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती है। अच्छा, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं। आगे आप समीकरण देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इसमें देखिए एक ही चीज बन के तैयार हुआ और दूसरे समीकरण में दो दो तीन तीन चीजें बन सकती हैं और उसकी अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे आप सीधे देखिए, हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन आपका गैस है, लेकिन बन के क्या तैयार हो गया? H2O। दोनों की प्रकृति में भी बहुत अंतर हो जाता है, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति में भी बहुत अंतर हो जाता है। ये आपका देखिए आग बुझाने में सहायता नहीं कर, जलाने में सहायता नहीं करता, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है, और जो तीसरी चीज बनी उत्पाद बना, ये आपको बुझाने में काम करता है। मतलब तीनों के गुण में कितना अंतर हो गया। ठीक, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद होते हैं और ये बीच में एक, अच्छा, अभिकारक और उत्पाद जो भी है दो या दो से अधिक, उसके बीच हम ये प्लस का चिन्ह डालते हैं, निशान डालते हैं, धन का निशान, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों जुड़ करके तब ये उत्पाद बन रहे हैं। अगर उत्पाद में भी दो या दो से अधिक चीजें होंगी, पदार्थ होंगे, तो उसके बीच में भी हम प्लस का निशान डालेंगे। ठीक, बात समझ में? अब इन दोनों की प्रकृति में, रासायनिक संगठन में अंतर हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ये समझ में आ गया आपको, अभिकारक और उत्पाद। ये भी आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक, अब आइए रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रसायन की भाषा में बहुत सारे शब्द यूज किए जाते हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनके लंबे लंबे कठिन कठिन नाम होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर पूरा पूरा नाम लिख के उसका प्रयोग करेंगे तो हम उसको लिख नहीं पाएंगे। तो उन चीजों को हम एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। उन तत्वों को एक प्रतीक दे दिया गया है जिससे कि हमें पता चले कि जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखने में कितना बड़ा, हमने O2 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन लिखने में कितना बड़ा, अब हमने उसका H2 कर दिया। अब इस तरह से जब हम रासायनिक प्रतीकों के रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? जब हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने अभिकारकों को और अपने उत्पादों को, जो कि तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें रासायनिक प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है, इसमें आपको मालूम है कि किसी भी चीज को हम बनाएंगे तो उसका एक निश्चित रेशियो होना चाहिए। अब आपको पता है, सभी लोगों से अगर पूछा जाए चावल कैसे बनता है, सभी लोग कह देंगे चावल है, पानी है, डाल दिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया, पक गया। लेकिन हर व्यक्ति से वो चीज सही नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कितना चावल डालना है, कितना उसमें पानी डालना है, या कितनी दाल डालनी है और कितना उसमें पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालना है, तो वो पक के अच्छा सा तैयार हो जाएगा। सभी लोग खाना बनाते हैं लेकिन सब बिल्कुल सही नहीं बना पाते हैं। उसका कारण होता है कि सही रेशियो का ज्ञान ना होना। तो इसी तरह से जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं, जैसे आप ये देखिए, Mg क्या है? मैग्नीशियम। O2, Mg प्लस O2, ये क्या बन गया? MgO। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैग्नीशियम, यहाँ ये जो आपको एक चीज और बता दें कि ये जो नीचे लिखा हुआ है, यह किस रूप में है, किस अवस्था में है, वो तत्व किस अवस्था में है या यौगिक किस अवस्था में है, उसको S मीन्स सॉलिड, मीन्स ठोस, और G मीन्स गैस, और S मीन्स ये भी सॉलिड। अब अगर ये द्रव रहेगा तो उसको अलग हम सूचित करेंगे, तो सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड उसको लिक्विड L से लिखेंगे। अगर वो जैसे ये जल बना तो ये क्या हो जाएगा? L, लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अवस्था भी हम डाल देते हैं कि सॉलिड में है, लिक्विड। अब यहाँ पे देखिए, सॉलिड गैस से क्रिया करके फिर सॉलिड बन जा रहा है, Mg प्लस O2 MgO। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि एक द्रव की अविनाशिता का नियम होता है। द्रव की अविनाशिता का नियम ये होता है कि कोई भी पदार्थ न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक, जो पदार्थ है उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके
परमाणुओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य जो होता है अविनाशी होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं Mg एक एटम है, एक अणु है, और O2 में यहाँ 2 है, और यहाँ MgO एक है। अब यहाँ पे Mg एक है, ये Mg एक है, लेकिन यहाँ O2 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो O लिखा है वो एक है। इसका मतलब कि ये संतुलित समीकरण नहीं है, इसमें अब इसका रेशियो अभी सही नहीं है। इसको कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे जब कोई चीज आप बनाते हो तो अब भगवान जी ने जब शरीर की रचना की होगी तो पहले हड्डी की रचना की, हड्डियां खाली बन गई तो क्या शरीर पूरा हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, उसके ऊपर मांसपेशियां, त्वचा, सारी चीजें लगाई गई होंगी, तब तो जो है कि ये बना होगा पूरा शरीर। ये तो ध्यान है नहीं। तो इस तरह से जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, इधर के जो तत्व के परमाणु हैं इधर के तत्व के परमाणुओं के बराबर नहीं होंगे, तब तक उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। केवल हमने मोटा मोटा लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम ऑक्सीजन में छोड़ दें, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वह ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के पहले उसको रेगमार्क से रगड़ते क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम वातावरण में छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाने लगती है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे को अगर नमी में और छोड़ दिया जाए और हवा में तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। इसी तरह से जस्ते को या फिर ऐसे है आप चांदी है, ये सब है, आपने देखा होगा काला पड़ जाता है, मम्मी लोग जाती है उसको साफ कराने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, इसलिए उसको रेगमार्क से रगड़ के साफ करके तब उसके बाद उसको क्रिया कराते हैं। ठीक, अब रासायनिक समीकरण आपने देखा जैसे AgNO3, अभी हमने आपको बताया था ना कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इस पूरे भाग को AgNO3 प्लस NaCl जो हमने लिया इसको उत्पाद कहेंगे, और ये जो है गिब्स, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये जो तीर का निशान है ना, ये क्या देता है, इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये दर्शाने के लिए ये लिखा जाता है। और फिर AgCl सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और NaNO3 मींस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। इस भाग को क्या कहेंगे? अब उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक, अब इसको जो है हम कंकाली समीकरण के रूप में ही केवल नहीं दर्शा सकते, इसको दर्शाने के लिए हम उसको संतुलित भी करते हैं। संतुलित करने का अभी हमने बताया ना कि कोई भी पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए हमें संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने का कोई बहुत एकदम एग्जैक्ट नियम नहीं है, इसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि जो अभिकारक है उसमें किसी भी तत्व का कितने परमाणु हैं और जो उत्पाद हैं उससे बन रहा है उसमें कितने तत्व हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कंकाली समीकरण जो लिखा था, ये Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, अब उसी को देखिए जब हम संतुलित कर रहे हैं, पहले देखेंगे हम। अब यहाँ पे MgO, Mg इधर तो एक है लेकिन इधर भी एक है, और O2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Mg को, हमें O2 को संतुलित करने के लिए हमें Mg को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से जब हम गुणा कर रहे हैं तो देखिए ये क्या बन जा रहा है, 2MgO, 2MgO। अब देखिए यहाँ पर Mg 2 है, इधर भी Mg 2 हो गया। अब यहाँ पे O2 है 2, अब यहाँ पे 2O हो गया ना, 2 हो गया कि नहीं। तो अब ये परमाणु और ये परमाणु दोनों बराबर हो गए और इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों के परमाणु जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं, चाहे इधर उत्पाद और जो उत्पाद हैं वो इससे मैच करने चाहिए, मिलने चाहिए, तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, H प्लस Cl2
H हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको H2 प्लस Cl2 2HCl। देखिए अब यहाँ पे 2H, यहाँ भी 2H, यहाँ Cl2 2Cl हो गया कि नहीं, तो ये बराबर हो गए, तो इसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। आज आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण समझाया गया। इसके बाद आपको जो भी इसमें आपको बताया गया है, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी लिखित रूप में, जिसको कि आप एकदम अच्छे से तैयार करेंगे और तैयार करके उसको कॉपी पे रजिस्टर पे लिख लेंगे, जो आपके होमवर्क में भी काम करेगा, प्लस आपकी कॉपी भी तैयार हो जाएगी। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये चीजें बार बार पढ़ाई जाएंगी, अभी स्कूल कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको सीरियसली लीजिए और अच्छे से उसको तैयार कीजिए। आप अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें हम व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आपके पास किताब नहीं है, हाय राम कैसे पढ़ें क्या ना करें, तो आप ये देखिए कि आपके व्हाट्सएप पे वो डला हुआ है। इसके साथ ही आपको हम कुछ और बताना चाह रहे थे, ताकि आप पहले से तैयारी कर लें। आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे ये होम साइंस की किताब हो या पुरानी साइंस की किताब हो 10th की, तो उसमें आप तंत्रों के बारे में देखेंगे, बहुत सारे तंत्र हैं उसमें। कल हमने बताया था, कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें बहुत सारे तंत्र हैं जिसको कि अब हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी तंत्र हैं, चाहे पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, परिवहन तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो, उसके जनन तंत्र हो, उसके सारे जो चित्र हैं उसको अच्छी तरह से बना लें। अभी आपके पास बहुत समय है, आप उसे चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं, उसे आप छोटे पेपर पे बना सकते हैं, ताकि जब वो प्रश्न लिखेंगी उसके सामने उसको चिपकाना होगा। तो अभी से आप बना लेंगे, और उसका एक जो नामांकन है उसको भी करना बहुत जरूरी होता है, कि जो भी आपने बनाया, जैसे हम सबसे पहले पाचन तंत्र, अब अगले बुधवार और बृहस्पतिवार को मेरा टर्न रहेगा। बुधवार को हम बायो का लेंगे, जीव विज्ञान का लेंगे, और बृहस्पतिवार को हम रसायन विज्ञान का लेंगे। तो अगले डेट में जब हम आएंगे तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे तंत्रों के आप चित्र बना करके, उसका नामांकन करके, बिल्कुल अच्छे से अपने सामने अगर आप उसको रख लेंगे ना पढ़ते समय, तो देखिए कितनी जल्दी समझ में आता है, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी।